Yes, so now I think we all are live and मेरे ख्याल से ये सबसे सही मौका था। तो सोचा एक बार मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं काफ़ी हद तक, और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में सब लोगों ने देखा ही कि जो फॉल देखने को मिला है, ठीक है। हम लोग सब काफ़ी दिन से बाजार में टिके हुए थे एज एन इन्वेस्टर। ट्रेडिंग में तो किसी का इंटरेस्ट है नहीं वैसा। फिर भी कल चंदन जी ने शॉट मारा और खेल गए अपना दाव, और थोड़ा संभल के चंदन भाई। ओके, तो दो तीन चीजों पे सोचा कि डिस्कशन करें। अदानी ग्रुप से तो हम लोगों ने हमेशा से दूरी बना के रखी हुई थी, एंड कभी किसी को पर्सनली भी हमने आज ना जाने 100 लोगों से ऊपर, मैंने खुद पर्सनली इंडिविजुअली सब लोगों को सजेस्ट किया पोर्टफोलियो, लेकिन कभी किसी को अदानी का मैंने वो नहीं बोला था कि अदानी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रखो अपनी, ठीक है। एंड मालूम था ये दिन एक ना एक दिन तो आना ही था, ठीक है। सवाल ये नहीं है कि सामने वाली पार्टी ने जिसने ये रिपोर्ट लीक की है या पब्लिश की है वो शॉर्ट मार के बैठा है या बाई करके बैठा है। सवाल ये है कि उस रिपोर्ट में है क्या, और उस रिपोर्ट में जो था वही निकला। हम लोग शुरू से बोलते थे वो खुद खरीदते हैं, अपना स्टॉक खुद को ही बेचते हैं, ठीक है। और वो सारी चीजें निकल के रिपोर्ट में जब आ रही थी तो हम लोग को हंसी आ रही थी कि 1.5-2 साल से यही बातें कर रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ के एटलीस्ट ये सब चीजें तो पता चली जाती है किसी भी प्रोप्राइटर की, ठीक है। तो 2-3 चीजें हैं जो आज हम लोग टच करेंगे ब्रीफली कि एक्चुअली में गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है एज ए कंट्री या नहीं। पहला, गवर्नमेंट हो गई या बैंक्स हो गए जिनका बहुत ज्यादा डेप्थ है अदानी के ऊपर, ठीक है, एक्चुअल में उनका लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर अदानी क्रैश हो जाते हैं इनके सारे स्टॉक्स, तो बैंक्स के ऊपर क्या कोई डेंट आएगा, ठीक है। ये दूसरी चीज है जो मैंने सोचा कि एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग आपस में, ठीक है। एंड थोड़ा एक दूसरे से भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम वहां पे होते या उस सिचुएशन में होते तो कैसे निकलते, ठीक है। अगर मैक्रो व्यू देखना है इकोनॉमी का तो इससे अच्छा कोई रास्ता हो नहीं सकता। और यही सोच के मैंने सोचा चलो एक संडे का टाइम है, 1 घंटा बिता लिया जाए सब लोगों के साथ में और डिस्कशन में चले जाते हैं। तो 2-3 चीजें जो मेरे दिमाग में आ रही थी, वो पहला तो ये था कि लेट्स गो वन बाय वन। ओके, सबसे पहले अभी क्या करना है, तो अभी तो ये करना है कि अभी कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात हमें सबसे पहला है कि अभी हमें नहीं मालूम, कोई जानता नहीं है बाजार किस डायरेक्शन में जाए, नीचे जाए ऊपर जाए। अदानी कोई क्लैरिफिकेशन के साथ शायद आ भी चुके हैं, ठीक है, वो लेकर आए अपना। लेकिन बाजार नीचे भी जा सकता है, बाजार ऊपर भी जा सकता है। बजट सेशन एक चीज प्लान है, बट ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज मंथ ऑन मंथ चलती रहती हैं, ठीक है। और सो बाजार अभी कहाँ जाएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बहुत टू शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ठीक है। सो आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहला है कि अपना कैश रिजर्व बनाना चालू कीजिए। जितना अच्छा आपका कैश रिजर्व रहेगा उतना अच्छा है। आप अपनी सेविंग्स बढ़ाना चालू करो और कैश होल्ड करना चालू करो, ठीक है। मार्केट से पैसा निकालना नहीं है। एंड बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहना है, अच्छे से अच्छे के लिए भी तैयार रहना है। बढ़ गया बाजार तो बहुत अच्छी बात है, सबके पोर्टफोलियो ग्रो हो जाएंगे। घट गया बाजार तो आपको एक मौका दे देगा, आगे चल के अपॉर्चुनिटी दे देगा दोबारा री इन्वेस्ट करने के लिए। तो कैश बचाओ फिलहाल। कितना भी अच्छा पिक दिख जाए, कितने भी सस्ते रेट पे दिख जाए, अगर बाजार को गिरना है तो वो यहाँ से और नीचे नया बॉटम बनाएगा। तो जिसको जो लग रहा था वो ऑलरेडी अपनी शॉपिंग कर ही चुके हैं फेवरेट स्टॉक्स की पोर्टफोलियो में। तो और पैसा मत लगाओ। आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम, जब खासकर वॉलेटिलिटी इतनी बड़ी हुई है। ग्लोबली रिसेशन का डर अभी भी था ही, और ये नया एक अदानी वाला केस जो सामने आ गया है। तो पर्सनली तो ये एक राय है सब लोगों को जो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो अदानी ग्रुप में किसी कोई भी एक कंपनी ले लो, अदानी पावर ले लो या अदानी ग्रीन ले लो या अदानी पोर्ट्स ले लो, ठीक है। कोई भी एक कंपनी ले लो, अदानी पोर्ट्स ले लो, निफ्टी की कंपनी है। सो अगर अदानी पोर्ट ने कोई कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, तो अदानी पोर्ट्स की मैं वैल्यूएशन देख रहा था, 1 रुपया उसका खुद का लगा हुआ है प्रोप्राइटर का, गौतम अदानी का। तो प्रोबेबली जो 20 रुपए जो है वो बैंक के ऊपर डेप्थ के रूप में है, बैंक या किसी भी फाइनेंशियल लेंडर्स के ऊपर, ठीक है। तो उसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। बट वैसा रहेगा पोर्ट वन शिपिंग में, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है कि इतना डेप्थ लेना ही पड़ता है अगर खुद के पास फंड्स ना हो तो, ठीक है।
और इसके रिजल्ट जो है वो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे रहेंगे। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, इंडिया की पोर्ट इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उसका बेनिफिट डेफिनेटली जो प्रोप्राइटर होगा उसी को मिलना है। तो आज मान लीजिए अगर मेरे को एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, मेरे को एक इमारत इमारत खड़ी करनी है, उसी करने के लिए पास फंड नहीं थे, मैंने बैंक से कर्जा लिया और इमारत खड़ी कर दी या कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, ठीक है। अब इमारत तो खड़ी हो गई है, ठीक है, इमारत की वैल्यूएशन अपनी जगह पे है। तो पोर्ट अगर उसने बनाए हैं या पोर्ट्स को डेवलप किया है तो वो पोर्ट अपनी जगह पे है। तो पोर्ट में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका रेवेन्यू तो मेरे को ही मिलेगा, क्योंकि मैं ही उसको उसका करता धरता हूँ, मैंने ही उस चीज़ को बनाया है, ठीक है। और मैंने वो लोन लेके बनाया है। अब फ़र्क ये पड़ता है कि मेरे कुछ काले कारनामे हैं जिनकी वज़ह से मैं स्टॉक्स को अगर जो आरोप लगा रही है रिपोर्ट, ठीक है, कि मेरे कुछ काले कारनामे हैं, मैं किसी गलत तरीके से स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता हूँ, पंप अप करता हूँ प्राइसेस को, ठीक है। कुछ शेल कंपनीज़ हमने बना रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये बिल्डिंग या पोर्ट जो भी हम लोगों ने उन्होंने बनाया है, वो तो अपनी जगह पे खड़ा है ना एज़ इट इज़। वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है कि मैं काला आदमी हूँ, मेरी वैल्यूएशन घट जाएगी। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ, मेरी वैल्यूएशन इंडिविजुअली घट जाएगी, मेरी इनकम चली जाएगी, हो सकता है मेरे ऊपर प्रेशर डाला जाए कि मैं लोन्स रीपे करूँ, ठीक है? मेरे स्टॉक के प्राइसेस नीचे घट जाएँगे, बहुत हद तक बड़ा फॉल आ जाए, ये वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? कोई दूसरा आदमी आए या गवर्नमेंट आए और मेरे स्टॉक्स को टेक ओवर कर जाए, या कोई बड़ा बिज़नेसमैन दोबारा आए, और बड़े बिज़नेसमैन की हमारे देश में कमी नहीं है, वो मेरे स्टॉक्स को कौड़ियों के भाव में उठा ले, बट स्टिल ही विल गेट द पार्ट ऑफ द बिज़नेस व्हिच इज़ द पोर्टिंग बिज़नेस, राइट? तो बिज़नेस अपनी जगह पे इंटैक्ट है, बिज़नेस में कोई चेंजेस नहीं है। अभी मैं ऐसे ही कुछ वीडियोज़ देख रहा था सोशल मीडिया पे और कुछ न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था। बैंक्स घबराए हुए इसलिए भी नहीं हैं, वो तो मार्केट का रिएक्शन तो ख़ैर छोड़ो, वो उसको मैं इतना मतलब बड़ी बात नहीं मानता। बैंक्स अभी फ़िलहाल आज के दिन में घबराए हुए इसलिए भी नहीं हैं कि अगर मान लो जैसे अदानी पावर का एग्ज़ाम्पल ले लो, अदानी पावर में क्या हुआ है कि 35,000 करोड़ का लोन है, व्हेयरएज़ जो उसकी जो पावर इंडस्ट्री है, उससे जो नेट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है साल का, वो हो रहा है करीबन-करीबन, मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की नहीं। वो हो रहा है करीबन 1 लाख करोड़ प्लस का, ठीक है? तो 35,000 करोड़ का लोन है उसके अगेंस्ट में, ठीक है? अदानी काला आदमी होगा, एज़ पर रिपोर्ट जो वो क्लेम कर रहे हैं रिपोर्ट वाले। अदानी काला नहीं होगा, लेकिन ये बिज़नेस तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा आदमी आ जाए, ठीक है? तो इसीलिए मुझे फ़िलहाल रिस्की सिचुएशन एज़ सच नहीं दिख रही है, ठीक है? कि बिज़नेस के ऊपर भी कोई दिक्कत आएगी। उस इंसान पे दिक्कत आ सकती है, उसके शेयर्स कौड़ियों के भाव आ सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई नया आदमी आएगा और उस शेयर्स को खरीद लेगा। वो बिज़नेस को अपने नाम पे कर लेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, ठीक है? गोइंग फॉरवर्ड। तो ऐसा ये एक वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन मैं बता रहा हूँ। दूसरा, गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी, ठीक है? वेदर इट इज़ रूलिंग गवर्नमेंट या ऑपोज़िशन, दोनों की डिपेंडेंसी है, दोनों की हर जगह स्टेट्स में गवर्नमेंट है, ठीक है? सरकारें हैं। अदानी का आई मीन अदानी ग्रुप के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कांग्रेस लेड स्टेट्स में भी हैं, वो सीपीआई लेड स्टेट्स में भी हैं, वो रीजनल पार्टीज लेड स्टेट्स में भी हैं, एंड ऑब्वियसली द एनडीए लेड स्टेट्स वहाँ पे भी इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो स्टेट लेवल पे तो है ही। के अलावा जो ऑपरेशनल चीजें हैं, क्रूशियल पॉइंट्स जैसे एयरपोर्ट्स हो गया, वो बंद नहीं हो सकते, ठीक है? एयरपोर्ट्स विल कीप ऑन फंक्शनिंग। पावर का जैसे मैंने बताया, जो इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम लिया हुआ है अक्रॉस सिटीज़, बड़े-बड़े शहरों का, वो बंद नहीं हो सकता। सीमेंट का काम एज़ इट इज़ चलता रहेगा, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंसी है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोदी गवर्नमेंट और द एनडीए गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट्स, इनकी जो डिपेंडेंसी है अदानी ग्रुप के ऊपर, ये भी एज़ इट इज़ बनी हुई है, ठीक है? एंड वही मैं सोच रहा था कि इस डिपेंडेंसी की वजह से गवर्नमेंट इनको बेल आउट नहीं करेगी, एज़ एन इंडिविजुअल उसको बेल आउट नहीं करेगी, बट गवर्नमेंट किसी और प्रमोटर को ज़रूर बोल देगी कि भाई तुम आओ और बचाओ, चलाओ अपना ये बिज़नेस, इनका शेयर सस्ते हैं, उठा लो ये बिज़नेस और उठा के चलाओ। जैसे हमने टाटा ग्रुप को गवर्नमेंट ने इनवाइट किया कि एयर इंडिया डूब रहा है, एक काम करो, हम आपको एयर इंडिया बेचने को तैयार हैं, सस्ते रेट में उन्होंने उठा लिया टाटा ग्रुप में, और एयर इंडिया अब चला रहे हैं वो। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह का रीशफल ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है, इन केस अगर ये पूरा इनका एक काला ब्लैक लिस्ट होके चिट्टा बाहर हो गया तो।
तो स्टिल रिस्क मुझे वैसा दिख नहीं रहा। एक सलाह सबको ये रहेगी कि जैसा हम लोगों ने हमेशा से फॉलो किया है, थोड़ा सा पीएसयू बैंक से अभी बचे। ऑलरेडी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर है। टेम्पररी शॉर्ट्स या गेन्स में मत देखें, ठीक है। आपको क्योंकि अभी ये शॉर्ट क्रिएट हुए हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो इससे अगर बचना है तो आप मतलब इसमें आप अपना फायदा मत देखिएगा, इस ट्रैप से दूर रहिएगा, ठीक है। क्योंकि एक बहुत ही पुरानी कहावत है, एक बार कहावत नहीं है, रियल स्टोरी है ये। एक बार बियर कार्टेल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, और ये 80s में या 90s में कहीं हुआ था कि उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स को शॉर्ट करना चालू किया था, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फंड सोर्स किए थे, और जितने भी वो शॉर्ट कर रहे थे ये लोग खरीदे जा रहे थे, खरीदे जा रहे थे। अब शॉर्टिंग का तरीका क्या है कि मैंने एक एग्रेसिव शॉर्ट तो कर दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सेटलमेंट के लिए मेरे को कहीं ना कहीं से बाई करना होगा। तो बाई जब वो करने आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो बेचा है, सो आपको सॉरी, जब वो बाई करने के लिए गए, ये शॉर्ट सेलर्स जब उसको बाई करने के लिए गए एट द एंड ऑफ द सेशन, तो उन्होंने देने से मना कर दिया, तो ये लोग ट्रैप हो गए। फिर शॉर्ट सेलर्स को मुंह मांगे दाम पे उनको शेयर्स खरीद के सेटलमेंट करवाना पड़ा, और फिर वो जितना नीचे गया था उतना ही रिवर्स तरीके से ऊपर चला गया था। तो उस दिन से काफी लोग हैं कि रिलायंस में उस दिन से बहुत क्लियर है कि रिलायंस ग्रुप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करता वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं, एंड आई थिंक हमें भी इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए कि कोई अगर शॉर्ट्स क्रिएट कर रहा है इतना ज्यादा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, बाहर से भी हो रहा है, अंदर से भी अपने रिटेल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद कोई उसको खरीद रहा हो सकता है अदानी ग्रुप का ही कोई आदमी खरीद रहा हो, या अदानी के क्लोज नेटवर्क में खरीद रहा हो, स्वयं गौतम अदानी रिच है वो खरीद रहे हो, कोई ना कोई उस शॉर्ट को खरीद रहा हो, और सेटलमेंट के टाइम पे वो उनको देंगे नहीं और अपने मुंह मांगी कीमत मांगेंगे, ठीक है। और एग्रेसिव जब शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी तो बहुत ही रॉकेटिंग तरीके से ये प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए अदानी में भी शॉर्ट क्रिएट करना भी रिस्की है, और बाई करके चलना भी रिस्की है, तो इससे तो खैर दूर ही रहो, ठीक है। ट्रेडिंग से तो मैं, इन्वेस्टमेंट की सलाह तो कभी थी नहीं, लॉन्ग टर्म डेट पे है तो इन्वेस्टमेंट की कभी सलाह थी नहीं। बिजनेस वैसे रिटर्न्स दे नहीं रहे हैं, 24-25% का रिटर्न ना आए बिजनेस में, अगर मान लो, या एटलीस्ट 15% का भी ना आए, तो बिजनेस में क्यों हाथ डालना। 4-5% का बिजनेस रिटर्न है, तो वैसे भी उनमें मतलब मेरे को फिलहाल आज के दिन में तो कोई दिखता नहीं है। और वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है, मतलब आप समझ लीजिए 800 साल बाद, 900 साल बाद जाके जस्टिफाई करेगा वैल्यूएशन। तो हम यहाँ 3-4 साल में जस्टिफाई करने की बातें करते हैं, कहाँ 800-900 की बातें हो रही। तो पीज इतने हाई हैं उनके, ठीक है। और इसीलिए सलाह सबको यही है कि इससे दूर रहें, ठीक है। बजट्स में देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है। आई थिंक बजट्स विल बी मोर फेवरेबल, फेवरेबल फॉर पब्लिक। पब्लिक के लिए फेवरेबल बजट जब रहता है, क्योंकि लास्ट बजट है उनका, गवर्नमेंट का लास्ट ऑफिशियल बजट है। तो मैंने ये कहा था कि बजट्स में जब गवर्नमेंट पब्लिक फ्रेंडली जब उसे बनाती है तो वो मार्केट फ्रेंडली कभी नहीं होता है, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर, खर्चा ज़्यादा अपना बढ़ा देती है लास्ट ईयर में, ठीक है। टैक्स रिबेट्स आ सकते हैं, इनकम टैक्स अलग अलग स्लैब पे उनको रिबेट्स मिल सकते हैं हम लोग को इंडिविजुअली। और ये सारे रिबेट्स जो हैं दैट इज कॉस्ट टू समवन, कॉस्ट टू आवर कंट्री, ठीक है। जो फ्रीबीज की बातें होती हैं, या कुछ मुफ्त दे दिया किसी को, कोई नई स्कीम डाल दी, तो वो कहीं ना कहीं अपने देश को ही कॉस्ट करता है। तो एज ए इंडियन, एज ए सिटीजन हम तो खुश रहेंगे, बट एज ए इकोनॉमी हम लोग सफर कर जाएंगे। तो देखते हैं, गवर्नमेंट अभी फिक्स में है कि क्या आता है। 1 तारीख अब ज़्यादा दूर नहीं है, 2 दिन की बात और रह गई है, ठीक है। सो मैं सोचा एक बार उस पर भी एक बार टच कर लूँ, बट प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू बी, आई मीन जो एजम्पशन है कि बहुत कड़वी दवाई पिला ली अब सरकार ने 4 सालों में, और अब थोड़ा सा सिटीजन फ्रेंडली बजट आएगा। एंड पोस्ट बजट ऑल्सो हो सकता है कि थोड़ा सा शॉर्ट आपको देखने को मिले। दैट्स व्हाट माई गट फील सेज, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फंड्स को जमा कीजिए, कैश की जरूरत है अभी सबको, कैश हाथ में रखिए, टाइम आएगा इन्वेस्ट करेंगे, पार्टली इन्वेस्ट करेंगे। कोई बॉटम तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, भगवान तो इस मार्केट में कोई है नहीं। 17,000 के आसपास इंडेक्स अगर आ जाए
17 साढ़े 16 के आसपास आ जाए तो एक पोर्शन इन्वेस्ट कीजिएगा, फर्दर फॉल का वेट कीजिएगा। ठीक है, अगर और उससे नीचे जाता है, अगर मान लो 15.5 चला जाता है तो एक और पोर्शन कर दो, और नीचे चला जाता है, वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन आ जाती है 14,000 चला जाता है तो आखिरी पोर्शन जो है वो भी इन्वेस्ट कर दो, 3 हिस्से में अपने पैसे को बांट दो। अब 14,000 से भी नीचे अगर चला जाता है तो भगवान के भरोसे बैठो अपना बैठ के चादर ओढ़ के सोना ही तो है, इन्वेस्टर्स का काम क्या रहता है, नीचे बॉटम में पैसा लगाया और बैठ गए। तो यही सलाह है सबको मेरी तरफ से। मैं वही सोचा था कि मन के अंदर जो बातें एक बार कर लूं, एंड प्रॉब्ली मैं ये वीडियो शेयर करूंगा अभी सोशल मीडिया पे, तो उनको सही लगे। कोई कुछ बोलेगा या किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डालें। अरुण भाई काफी लंबे इन्वेस्टर हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट आधे आधे खोखे का इन्वेस्टमेंट है उनका मार्केट में। ठीक है चंदन भाई, कुछ डाउट है या कुछ ऐसा है जो आप डालना चाहते हो तो प्लीज बताइए। सर एक डाउट है सर, आप डिलीवरी में जाइएगा, मतलब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो उस दिन बहुत ज्यादा उठाया गया है। हाँ तो लोग जिस अब दिन सेफ इन्वेस्टमेंट हेवन ढूंढेंगे ना। अब देखो चंदन भाई, अगर मैं मान लो आपको बोलूं, आपको आपको बैंक में पैसा लगाना अच्छा लगता है, ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे इंसान हो कि आपको बैंक में पैसा लगाना अच्छा लगता है, फिर लोग बोलेंगे यार ये सरकारी बैंकों में तो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, फिर ये कोई वाला केस ना आ जाए, तो आप क्या करोगे, सरकारी बैंकों से अपना हाथ खींचोगे और आप जाओगे और सेफ प्राइवेट हेवेंस में जाके बैठोगे, जहाँ पे एक अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा कल्चर है, वहां पे आप बैठोगे तो वहां पे आपकी डिलीवरी परसेंटेज आपको हाई दिखेगी। क्योंकि इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर है, उसको तो इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टेड रहने की उसको मतलब जल्दी है। ठीक है, तो वो खुशी भी उसी में है, नहीं अगर इन्वेस्टेड रहेगा तो उसको चैन भी नहीं मिलेगा। तो बट नाउ ही सीकिंग फॉर सम पीसफुल हेवन। ठीक है, यहाँ पे उसके मन तो कम से कम शांत रहे उस आदमी का। सर एक चीज पूछनी है, इस सारे सिनेरियो में अगर ये सारी चीजें अगर साफ होती हैं कि ये अडानी ग्रुप में इस तरह का कोई फेरबदल या काम हुए हैं, तो ओवरऑल कौन कौन से सेक्टर को ये बीट मतलब दिक्कत आएगी? ऑलमोस्ट सबको आएगी। किस सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है? एनर्जी में उनकी इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, पोर्ट्स एंड शिपिंग में उनकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इनफैक्ट डिस्क्रिशनरी जो अपना एफएमसीजी स्पेंड होता है वहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट है अदानी विलमार के थ्रू। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में इन्वेस्टमेंट आ गई है, तो सीमेंट से स्पेस में उनकी इन्वेस्टमेंट आ गई है। ऑलमोस्ट 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 हर सेक्टर में वो घुस चुके हैं। ठीक है, और हर जगह इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मोस्ट यूएस और प्रोबेबली वैसे बैंक यूएस कह रहा हूँ, सॉरी जस्ट एक पॉइंट अरुण भाई, यूक्रेन और इसका जो वॉर चल रहा है अपना रशिया का, रशिया। हम लोगों से तो हाँ हम लोगों से तो उसका कोई लेन देन नहीं है कि हमारी इकोनॉमी सफर कर रही है। वैसे ही अगर इतना बड़ा अगर डिफॉल्ट करेगा तो उससे हमारा मार्केट भी सफर करेगा। 10% करे, 20% करे, 25% करे, करेगा तो जरूर इम्पैक्ट तो आएगा। बट बिजनेसेस सारे अच्छे हैं जो उन्होंने लिए हैं हाथ में, वो नहीं चलाएगा कोई और चलाएगा यार, कंपनी का नाम बदल जाएगा। तो इसलिए एज सच बैंक और गवर्नमेंट लॉस में नहीं है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। हाँ अगर उन्होंने ये किया होगा, अगर उन्होंने ये किया होगा कि 1,000 करोड़ रुपए उठा लिए, धंधे में डाला केवल 200 करोड़, 800 करोड़ रुपए जेब में लेके कहीं और ट्रांसफर कर लिया है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, तो बात अलग है। तब तो वो 800 करोड़ नुकसान है सीधा सीधा, क्योंकि 200 करोड़ का ही हम लोग वैल्यू इनकैश कर पाएंगे केवल। तो वो तो उसकी इलीगल एक्टिविटीज हो गई फिर तो वो तो इलीगल एक्टिविटी हो गई, दैट इज अगेन। तो अब उस इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है ना, क्या स्टेप उठाना चाहिए। जैसे हमने विजय माल्या को जब हमने ब्लैकलिस्ट किया, या नीरव मोदी, इन सबको ब्लैकलिस्ट किया, तो उनकी उनकी संपत्तियां जब्त करके ऑलमोस्ट 100% डेप्थ अपना ये लोग निकाल चुके हैं, खाली इंटरेस्ट पोर्शन रह गया है। ठीक है, लेकिन इसका क्या उतना संपत्ति है या नहीं, दैट इज समथिंग जो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल जहां तक तो सर मेरी समझ है, जहां तक मेरी समझ है कि बिजनेसेस का टर्नओवर इसके लोन से बहुत ज्यादा है। ठीक है, टर्नओवर की बात कर रहा हूँ मैं, तो एटलीस्ट दे आर इन सेफ हैंड्स। टर्नओवर तो ठीक है, टर्नओवर होगा 3 से 4 फिजिकल गुना, बट एसेट्स भी है।
ये बोल रहा हूँ सर, सर टर्नओवर तो फिजिकल 3 से 4 एसेट्स गुना होगा। उसके पास वो नहीं आ रही है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं आ रही ना। रिटर्न नहीं आ रहा है बिजनेस में, क्योंकि अभी वो पूरा एस्टेब्लिश नहीं हुआ है ना बिजनेस अच्छे तरीके से। अब फ्यूचर एनर्जी के ऊपर वो अगर आज खर्चा कर रहे हैं तो उसका डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट देखना है वो तो फ्यूचर में ही दिखेगा ना, आपको आज नहीं दिखेगा। ठीक है, उसका इम्पैक्ट आपको आज नहीं दिखेगा। 20 गीगावाट का प्रोडक्शन होता है अदानी पावर के प्लांट से, जहां तक मैं सही हूं, मेरा अनुमान है। उसकी कीमत इटसेल्फ इज मोर देन 1 लाख करोड़। कर जाएगा कंपनी के ऊपर 35,000 करोड़ का। तो वो बोल रहा हूँ, धंधे में कोई असर नहीं है, टर्नओवर है, सब कुछ निकाल रहा है। हाँ, रिस्क कहाँ आ जाता है, मैंने वही बोला, अगर मैंने धंधा चलाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए लिया है बैंक से, 200 करोड़ ही केवल धंधे में डाला, बाकी 800 करोड़ तो मैं अपने जेब में डाल के साइड कर लिया, तो बिजनेस रिस्क पे आ जाएगा। तो बैंकों को शायद चोट लगे थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को लगे। इतना बड़ा कर्जा भी नहीं है टाटा कि हम लोग नहीं झेल सकते। टाटा रिलायंस और कोटक ग्रुप, 3 ग्रुप अच्छे हैं फिर इसके अलावा। रिलायंस में तो खैर अभी 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आ गए, भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, और वो सब उतर गए। सबसे अच्छी बात है उन्होंने डेप्थ कंट्रोल में रखा है, इसलिए हम लोग हमेशा डेप्थ इक्विटी रेशियो देखते थे ना, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो कंपनी कर्जा कम कर रही है या बढ़ाते जा रही है। सबसे पहले जो कमिटमेंट की थी वो उन्होंने फुलफिल की थी, उस डेट को उन्होंने रिड्यूस किया था। बिल्कुल। चंदन जी और कुछ बोलना है? सर ये जो एफपीओ लाया गया है, ये भी तो रीपेमेंट के लिए ही लाया गया था, मतलब बोला जा हाँ, रहा है तो कि एफपीओ से 20,000 देखो, करोड़ रुपए और उठाने की मतलब इनकी प्लानिंग थी, लेकिन अब वो एफपीओ बिकेगा नहीं बिकेगा वो नहीं मालूम, क्योंकि वो एफपीओ की जो प्राइस एफपीओ है से भी उससे नीचे नीचे चला गया है। अदानी, हाँ एफपीओ की प्राइस से नीचे अभी करंट अदानी का वो आ गया है, करंट वैल्यूएशन मतलब स्टॉक का प्राइस। तो आदमी एफपीओ से महंगा शेयर क्यों उठाए, वो तो मार्केट से सीधा बाई कर लेगा। डायरेक्ट जाकर मार्केट से। तो इधर इनको आई मीन मैनेजमेंट अपने आप में डिस्कशन कर रहा होगा अदानी का। मेरे ख्याल से एफपीओ शायद रिकॉल करेंगे ये लोग, या अपने आप को क्लीन साबित करेंगे उससे पहले, एफपीओ के खत्म होने से पहले, ताकि एफपीओ भरना चालू हो। इन्वेस्टमेंट तो बनती नहीं है ना सर इस पे, किस पे? अडानी पे। अरे यार भाई, मजाक मजाक किए जाए। मैं वो पहले से वो शकल प्रणाम से ही हुआ, है सर, पहले से वो प्रणाम शकल से हुआ। ही। मैंने नहीं किए सर, 1 रुपया नहीं दिया अडानी को। इवन विल्मर 1-2 बार 400, 450, 500 की रेंज में आया, मैंने तब भी नहीं लिए। मैंने कहा नहीं यार, चोर आदमी है। ओवरऑल बढ़िया था। देखो, हम अपने अपने सेक्टर के जो टॉप है उसमें वैसे इन्वेस्टेड हैं, हम्म, अपने धंधे में मस्त रहो, बाकी ऐसे लोगों से भी बचो। बचना पड़ता है। पैसे तो हर किसी के पास सर आज की डेट में खत्म ही है। ये तो बोलने की बात है कि धंधे में लगा दो, हम्म, पैसे भी नहीं है, सच्ची बात है। थक जाता बंदा एवरेजिंग कर करके। हम भी थक चुके हैं, हम थके वो लोगों में से अब। थक गए तो बैठो अब आराम से, साल 2 साल इंतजार करो, फंड जमा करो, फिर जब आएगा दोबारा क्रैश तब लगाया जाएगा। जल्दीबाजी किसको है? बाजार ऐसी चीज वैसे है ना, एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, आपको हर दिन वो नहीं दिखेगी और आपको हर दिन आकर्षित दिखेगी, हर दिन आपको 4 स्टॉक सस्ते मिलेंगे। ठीक है, तो आपका मतलब वो कभी जो अट्रैक्शन है, इम्पल्सिव बाइंग जो बोलते हैं ना, वो अट्रैक्शन आपका कभी खत्म नहीं होने वाला। तो और या सर तो लाइफ में बचते क्लियर भी प्रिंसिपल बना लो, मैंने अपने लाइफ में एक बड़ा क्लियर प्रिंसिपल बना रखा था। जिस दिन आप 18,000 के ऊपर गए उस दिन मतलब मैं बेंचमार्क की बात कर रहा हूँ, जिस दिन बेंचमार्क 18,000 क्रॉस किया, बाइंग बंद, खत्म। उस दिन से 1 रुपए का शेयर नहीं खरीदा, 3 महीने हो गए मेरे को। और मैंने एक चीज देखी कि रेट आते हैं
बंदा कभी जिंदगी में उनकी वेट नहीं करता, रेट हमेशा आते हैं। रेट तो आते ही है। बंदे को हमेशा ये लगता है साला गाड़ी छूट गई है, गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट गई है, और 3 महीने बाद वो फिर बैठ जाता है, साला उस टाइम गाड़ी नहीं पकड़ी होती, आज सही टाइम पे सही जगह इसको थी मैंने गाड़ी। वार्न किया था चंदन को, पूछो उससे, मैंने उसे वार्न किया था, पिछले साल अक्टूबर की बात है। मैंने उसे बोला था कि तू इस पूरे महीने, तेरे को मैं वार्न करता हूँ, नहीं तो मेरे रिलेशन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तेरे साथ, कि इस पूरे महीने तू भले कितना भी अच्छा अट्रैक्टिव रेट आ जाए, तुम 1 रुपए की खरीदी नहीं करेगा। अब पूछो 1 महीना उससे कैसे बर्दाश्त किया उसने। ठीक है। चलो, तो ये था मन में, मैं सोचा एक बार डालूं। और रिकॉर्डिंग तो पहले स्टॉप करता हूँ, लेट्स पोस्ट दिस इन यूट्यूब। ठीक है, 1 मिनट।